दुनिया में ऐसा कौन शख्स होगा जिसका ससुर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री हो और उसकी पत्नी और उसका बेटा भी प्रधानमंत्री हो, लेकिन उसकी जिंदगी जितनी गुमनामी में बीती उससे ज्यादा उसकी मौत गुमनामी में रही। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसका नाम गुमनाम है, लेकिन उस शख्स की गांधी परिवार की नींव रखी, जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री की बेटी से प्यार किया और उस प्यार की कीमत भी चुकाई। लेकिन उसी प्यार ने उस शख्स को दुनिया के महानतम स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी का सरनेम दिला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी की। फिरोज के बारे में एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर फिरोज जैसे 7 लड़के हो जाए तो मैं 7 दिनों में भारत को स्वराज दिला सकता हूँ। आज हम आपको उन्हें फिरोज गांधी की कहानी बताएंगे। 12 सितंबर 1912 को जन्मे फिरोज गांधी इतने गोरे और लाल थे कि पहली नज़र में लगता था कि किसी अंग्रेज घर का लड़का है। इंदिरा गांधी का फिरोज से प्यार किसी फिल्मी पर्दे की कहानी से कम नहीं है, जहां खुद इंदिरा गांधी की मां कमला नेहरू ने फिरोज को पसंद कर लिया था। आपको बता दें कि इलाहाबाद की कड़ी धूप में कमला नेहरू अपने साथियों के साथ आंदोलन के लिए जा रही थी। इस दौरान बगल की चारदीवारी पर बैठे फिरोज और उनके साथियों ने सत्याग्रहियों का मजा लेना शुरू कर दिया। वहीं भीषण गर्मी की वजह से कमला नेहरू बेहोश हो गई। फिरोज के कुछ दोस्त भाग निकले, लेकिन फिरोज ने कमला नेहरू को उठाकर एक घने पेड़ की छांव में लिटाया और भागकर पानी लाया। पानी के छींटे मारने के बाद कमला नेहरू को होश आया तो उन्हें आनंद भवन तक छोड़ा। कमला नेहरू फिरोज गांधी से प्रभावित हुई। उन्होंने दूसरे दिन फिरोज और उनके साथियों को आनंद भवन बुलाया। फिर कमला नेहरू के आदेश के बाद फिरोज ने कांग्रेस कार्यालय जाकर स्वयंसेवकों के रूप में अपना नाम लिखा लिया। यहीं से युवा फिरोज कमला नेहरू की मुहिम के प्रति समर्पित हो गए और कांग्रेस के साथ देश सेवा की मुहिम में जुट गए। यही वो दौर था जब फिरोज गांधी की मुलाकात इंदिरा गांधी से हुई। धीरे धीरे मुलाकातों का दौर बढ़ने लगा। दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली। आनंद भवन में फिरोज गांधी का आना जाना लगा रहता था। 1935 की बात है। कमला नेहरू काफी बीमार हो गई तो उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया। तब इंदिरा गांधी शांति निकेतन में पढ़ती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई छोड़ मां की सेवा करने के लिए जाने का फैसला लिया। कमला नेहरू और इंदिरा के विदेश चले जाने के बाद फिरोज काफी चिंतित और उदास रहने लगे। उन्होंने अपनी मौसी से कहा कि वो पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। फिरोज की मौसी ने तुरंत उनकी बात मान ली, क्योंकि इलाहाबाद में रहकर फिरोज पढ़ाई लिखाई के अलावा राजनीति में ज्यादा व्यस्त रहते थे। ऐसे में मौसी ने फिरोज की बात मान ली और पढ़ने के लिए फिरोज को इंग्लैंड भेज दिया। फिरोज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए चले गए, जहां से वो हर छुट्टी के दिन जर्मनी पहुंच जाते और पूरी लगन से कमला नेहरू की सेवा करते। यही वो वक्त था जब इंदिरा को लगने लगा कि फिरोज जैसा उन्हें भला कोई और मिल सकता है क्या, क्योंकि विदेश में फिरोज के रूप में उन्हें एक सहारा मिल गया था। जर्मनी में कमला नेहरू उब गई तो उन्हें 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने स्विट्जरलैंड में लुजान के पास एक दूसरे सेनेटोरियम में ले गए। यहीं ला प्लस स्कूल में इंदिरा गांधी का एडमिशन भी करा दिया गया, जिससे मां की सेवा के साथ पढ़ाई भी चलती रहे। लेकिन अचानक 28 फरवरी 1936 को इंदिरा की मां कमला का निधन हो गया। लुजान में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब कमला नेहरू का निधन हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा और फिरोज तीनों ही उनके पास थे। पत्नी के निधन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारत आना उचित समझा और इंदिरा ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में मैट्रिक की पढ़ाई के लिए चली गई। ब्रिस्टल के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। इंदिरा को पहले की तरह फिरोज की दोस्ती और स्नेह लगातार मिलता रहा। दरअसल इंदिरा के ऑक्सफोर्ड जाने की असली वजह फिरोज गांधी थे। पिछली बार फिरोज भारत लौटने से पहले पेरिस इंदिरा से मिलने के लिए गए थे, जहां उन्होंने इंदिरा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो इंदिरा ने फौरन हाँ कर दी। ऑक्सफोर्ड लौटने पर जीवन और पढ़ाई सब मजे में चल रहा था, लेकिन 1940 में इंदिरा ब्लू ऋषि बीमारी से पीड़ित हो गई। डॉक्टर ने सलाह दी कि उन्हें स्विट्जरलैंड की आबो हवा में जाना चाहिए। उधर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में जर्मन बमबारी से स्थिति खराब होने लगी।
अंत में सबने सलाह दी कि इंदिरा का ऑक्सफोर्ड लूटना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने 1941 में भारत लौटने का फैसला किया। इंदिरा का भारत लौटना काफी खतरनाक था, क्योंकि जर्मन पनडुब्बियां मित्र देशों की कई पनडुब्बियों को डुबो चुकी थी। लेकिन फिरोज ने तमाम तरह की कोशिश की, दौड़ भाग एक फौजी जहाज में इंदिरा को सीट दिलाकर भारत भेज दिया। जून 1941 में इंदिरा भारत लौटी और जेल में बंद पिता से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने पहली बार अपने पिता से कहा कि वो फिरोज से शादी करना चाहती है। इंदिरा की बात सुनकर पंडित नेहरू खुश नहीं हुए और उन्होंने कहा, अभी पहले अपनी सेहत ठीक करो और इत्मीनान से कुछ और लोगों को जानने समझने की कोशिश करो। पंडित नेहरू ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा ने भी मन बना लिया था। जब महात्मा गांधी को पंडित नेहरू की नाराजगी का पता चला, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को समझाया और महात्मा गांधी ने फिरोज गांधी को गोद ले लिया और अपना सरनेम दिया, जिसके बाद नेहरू शादी के लिए मना नहीं कर पाए। आखिरकार 26 मार्च 1942 को फिरोज और इंदिरा की शादी हो गई। हालांकि फिरोज चाहते थे कि शादी बेहद सादगी के साथ केवल परिवारजन के बीच बिना किसी शोर शराबे के हो, लेकिन गांधी जी का आदेश था कि शादी में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी धूमधाम जरूर होना चाहिए। शादी के बाद फिरोज और इंदिरा ने अपने घर में प्यार और अरमानों के बीच नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई जोर पकड़ने लगी थी। 7 अगस्त 1942 को मुंबई में बैठक हुई, जिसमें पंडित नेहरू के अलावा इंदिरा और फिरोज भी मौजूद थे। पंडित नेहरू की गिरफ्तारी के बाद फिरोज ने इंदिरा को इलाहाबाद भेज दिया और खुद लखनऊ चले गए। वहीं कुछ दिन बाद तिरंगा यात्रा के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें इंदिरा की पीठ और हाथों पर लाठियां लगी। फिरोज को जब जानकारी मिली तो वो तुरंत लखनऊ से इलाहाबाद पहुंचकर इंदिरा से मुलाकात की। वहीं एक रैली के दौरान अंग्रेज पुलिस ने सभा स्थल को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इंदिरा गांधी बोलती रही। इस दौरान एक पुलिस वाले ने इंदिरा पर बंदूक तान दी। जैसे ही फिरोज की नजर पड़ी, वो भीड़ को चिरते हुए इंदिरा पर तनी बंदूक के सामने खड़े हो गए, जबकि वो भूल गए कि उन्हें भूमिगत रहकर काम करना था। अंत में पुलिस ने इंदिरा और फिरोज को गिरफ्तार कर लिया। शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि पति पत्नी को जेल हो गई। शादी को साल भर भी नहीं बीता था कि फिरोज और इंदिरा गांधी में मतभेद भी शुरू हो गए। इंदिरा गांधी ने अपने पति फिरोज के साथ रहने की बजाय अपने पिता पंडित नेहरू के साथ रहना शुरू कर दिया। इंदिरा दिल्ली में रहती थी, जबकि फिरोज लखनऊ में रहते थे। शायद इसी वजह से फिरोज का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा जाने लगा। इस बारे में राजनीति के जानकारों का मानना है कि इंदिरा दिल्ली में रहती थी, जबकि फिरोज लखनऊ में रहते थे। इसी वजह से उनके एकाकीपन रहा होगा। दोनों के बीच आदर्श पति पत्नी का संबंध कभी नहीं बन पाया। फिरोज स्मार्ट थे, बोलते अच्छा थे, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, इसलिए महिलाएं उनकी तरफ खींची चली जाती थी। नेशनल हेराल्ड में काम करने वाली एक लड़की के साथ उनके संबंधों की अफवाह उड़ी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ मुस्लिम मंत्री की बेटी के साथ भी फिरोज गांधी का नाम जुड़ा, जिससे नेहरू विचलित हो गए और उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री रफी अहमद किदवई को लखनऊ भेजा। किदवई ने फिरोज गांधी और मंत्री की बेटी को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिरोज नहीं माने। कहा तो ये तक जाता है कि उस वक्त फिरोज गांधी और मंत्री की बेटी में प्यार इतना प्रगाढ़ हो गया था कि फिरोज इंदिरा गांधी से अलग होकर उस लड़की से शादी करने को भी तैयार हो गए थे। लेकिन बाद में मामला सुलझा लिया गया। वक्त के साथ इंदिरा गांधी और फिरोज में दूरियां बढ़ती चली गई। हाल ये हो गया कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। 1959 में जब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्ट सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से गिरा दिया, तो मियां बीवी में जबरदस्त झगड़ा हुआ। इसके बाद फिरोज ने तय किया कि वो कभी प्रधानमंत्री के घर नहीं जाएंगे और उस दिन के बाद मृत्यु तक फिरोज गांधी इंदिरा के सरकारी घर पर नहीं गए। इंदिरा से विवाद के बाद फिरोज गांधी राजनीतिक तौर पर और आक्रामक हो गए। अपने भाषणों से फिरोज सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगे।
मुंदड़ा कांड पर फिरोज ने अपने ससुर जवाहरलाल नेहरू की सरकार पर इतना जोरदार हमला बोला कि नेहरू के करीबी तत्कालीन वित्त मंत्री कृष्णमाचारी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इस दौरान सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि कांग्रेस में रहते हुए भी फिरोज विपक्ष के नेता है। विपक्ष फिरोज के नजदीकी रहे। ओका नाथ तो भार्गव को फिरोज के बारे में कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि फिरोज के निधन के बाद संसद भवन गया था। वहाँ के सेंट्रल हॉल में एक लॉबी थी जो फिरोज गांधी कॉर्नर कहलाता था। वहाँ फिरोज गांधी और दूसरे सांसद बैठकर बहस की रणनीति बनाते थे। बतौर सांसद फिरोज गांधी बेहद लोकप्रिय थे। लोग उनके भाषणों को सुनना चाहते थे क्योंकि फिरोज को हर चीज की गहराई में जाना पसंद था। 1952 में रायबरेली से बड़े अंतर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं 1957 के चुनाव के दौरान फिरोज गांधी को पता चला कि उनके पुराने प्रतिद्वंदी नंदकिशोर के पास चुनाव में जमानत भरने के पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने नंदकिशोर को बुलाकर अपनी जेब से जमानत के पैसे दिए। फिरोज गांधी सांसद तो थे ही, सोने पर सुहागा ये था कि उनका संबंध जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से था। वे अपने क्षेत्र में बराबर घूमते थे। बतौर पिता राजीव गांधी ने अपने बेटे राजीव और संजय में वैज्ञानिक सोच पैदा करने में बड़ा योगदान भी निभाया। वो अपने बेटे से मिलकर खिलौनों को तोड़ने के लिए कहते और फिर जोड़ने के लिए कहते। फिरोज गांधी को बच्चों को खिलौने देने में यकीन भी नहीं था। अगर कोई उन्हें तोहफे में खिलौने दे देता तो कहते कि इन्हें तोड़कर फिर से जोड़ो। राजीव और संजय दोनों का टेक्निकल माइंड था, वो फिरोज गांधी की ही देन थी। संजय गांधी ने बाद में जो मारुति कार बनाने की पहल की, उसके पीछे कहीं ना कहीं फिरोज गांधी की भूमिका थी। अपने हंसमुख अंदाज से लोगों के मन में मुस्कान पैदा करने वाला एक जिंदा दिल इंसान और जनता के प्रति समर्पित इंसान फिरोज गांधी अपने अंतिम वक्त में खुद अपनी कार चलाकर अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर खोसला कभी उन्हें देख ही रहे थे कि वह बेहोश हो गए। आज 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा गांधी उनके बगल में मौजूद थी, तब उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें खोल ली थी। पूरी रात इंदिरा अपने पति के पास बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। आंख खुलने पर फिरोज ने उनसे कुछ खाने को कहा, लेकिन इंदिरा ने मना कर दिया और फिरोज फिर बेहोश हो गए। इस बार आंखें बंद हुई तो फिर कभी नहीं खुली। सुबह 7:45 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। इंदिरा फिर फिरोज के पार्थिव शरीर के साथ 3 मूर्ति भवन पहुंची। इंदिरा से झगड़े के बाद पहली बार फिरोज प्रधानमंत्री के घर पहुंचे थे, लेकिन वो ना कुछ देख सकते थे, ना कुछ सुन सकते थे, ना वो कुछ कह सकते थे, क्योंकि इंदिरा के घर फिरोज नहीं, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था। इंदिरा ने 3 मूर्ति भवन की निचली मंजिल से सारे फर्नीचर हटवा दिए और राजीव और संजय पालथी मारकर सफेद चादर पर बैठे थे। नेहरू अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। धर्म ग्रंथ के पाठ के बीच नेहरू फिरोज के पार्थिव शरीर को देखने पहुंचे तो वहां मौजूद भीड़ देखकर वे अचंभित हो गए और उनके मुंह से निकला, मुझे नहीं पता था कि फिरोज लोगों के बीच इतने लोकप्रिय हैं। पति का पार्थिव शरीर सामने पड़ा था। इंदिरा खुद को नियंत्रित दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर से बुरी तरह टूट गई थी। आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। 9 सितंबर को तिरंगे में लिपटे फिरोज के पार्थिव शरीर के साथ इंदिरा, राजीव, संजय और फिरोज की बहन तहमी नायक ट्रक के साथ घाट की तरफ बढ़े। 16 साल के राजीव ने पिता फिरोज को मुखाग्नि दी। पारसी परिवार में जन्मे फिरोज का हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार कर दिया गया। दरअसल फिरोज को जब दिल का दौरा पड़ा था, तब उन्होंने अपने दोस्तों से कह दिया था कि वो हिंदू तरीके से अंत्येष्टि करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी तरीका पसंद नहीं था। 2 दिन बाद फिरोज के अस्थि कलश को लेकर एक ट्रेन से इलाहाबाद ले जाया गया, जहां एक भाग को संगम में प्रवाहित कर दिया गया। इस दौरान नेहरू वहां मौजूद थे, जबकि दूसरे भाग को इलाहाबाद के पारसी कब्रगाह में दफना दिया गया। फिरोज गांधी के अंतिम संस्कार के दौरान इंदिरा सफेद साड़ी पहने हुए थी, क्योंकि भारत में सफेद रंग को शोक का रंग माना जाता है। फिरोज के निधन के कई सालों बाद तक इंदिरा सफेद रंग के कपड़े पहने रही। इस बारे में इंदिरा ने कहा था कि जब फिरोज ऊपर गए तो मेरी जिंदगी में सारे रंग भी मेरा साथ छोड़ गए। जिस मौत ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया वो मेरे पति फिरोज की मौत थी। मैंने अपनी आंखों से अपने दादा, माता और पिता को मरते देखा, लेकिन फिरोज की मौत इतनी अचानक हुई कि उसने मुझे पूरी तरह हिला दिया।
मैं शायद फिरोज़ को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैं उन्हें प्यार करती थी। फिरोज़ गांधी की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे फ़िलहाल इतिहास के पन्नों के कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।